नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम। और मैं उमेश रस्तोगी आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा चैनल है जहां हम बैंक पेंशनर से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का तथ्यात्मक और संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। MC सिंगला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम आज एक नया अपडेट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस दस्तावेज की जिसने इस मुकदमे को एक नया आयाम दे दिया है। यह दस्तावेज है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 10 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया 142 पृष्ठों का एक विस्तृत एडिशनल एफिडेविट। इसके बाद MC सिंगला केस में एक नया मोड़ आ गया है। याचिकाकर्ता पक्ष को अब इस हलफनामे में प्रस्तुत प्रत्येक तर्क, प्रत्येक उदाहरण और प्रत्येक दस्तावेज का उत्तर देना होगा। स्पष्ट है कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स एक रोचक स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि अब अगली सुनवाई के दिन कोई निर्णायक फैसला आने की उम्मीद कम हो गई है। मूल कानूनी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय देने से पहले न्यायालय भी फिलहाल मामले के रिकॉर्ड, दस्तावेज और गणनाओं की शुद्धता सुनिश्चित करना चाहेगा। साथियों, पंजाब नेशनल बैंक का एडिशनल एफिडेविट केवल लिखित दलीलें ही नहीं हैं, बल्कि इसमें अनेक अनेक्शर, अपेंडिक्स 1 की प्रतियां, IBA सर्कुलर्स, बाइपर्टाइट सेटलमेंट के प्रावधान और DA मर्जर से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि PNB ने यह हलफनामा 22 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के बाद और कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई अगली तिथि यानी 12 अगस्त से केवल 2 दिन पहले यानी 10 अगस्त को माननीय न्यायालय में सबमिट किया। 22 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेगुलेशन 35(1) और अपेंडिक्स 1 एवं विभिन्न रिटायरमेंट पीरियड्स की पेंशन गणना की मांग की थी। अर्थात न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का दस्तावेजी उत्तर देने का प्रयास पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया है। हम बता दें कि यह मामला बैंक कर्मचारियों की पेंशन गणना से जुड़ा हुआ है। मुख्य सवाल यह है कि क्या 1995 की पेंशन रेगुलेशन की धारा 35(1) में किए गए संशोधन को सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए या नहीं। साथ ही 7वें से 12वें द्विपक्षीय समझौते में डियरनेस अलाउंस के मर्जर को पेंशन गणना में शामिल करने की मांग की गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि PNB का मुख्य कानूनी तर्क क्या है और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है। PNB ने अपने हलफनामे में इन सभी सेटलमेंट्स और जॉइंट नोट्स का विवरण दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे सेटलमेंट्स दाखिल करने की जरूरत नहीं है, इन्हें काउंसिल को उपलब्ध रखना होगा। यह हलफनामा पेंशनर्स के अधिकारों और बैंकिंग सेक्टर में समानता के सवाल को सीधे प्रभावित करता है। यदि पूरे हलफनामे का सारांश निकाला जाए तो PNB का मुख्य उद्देश्य यह स्थापित करना है कि पेंशन अपडेशन कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो रेगुलेशन 35(1) के आधार पर सभी पेंशनर्स को समान रूप से प्राप्त हो। बैंक कहता है कि यह प्रावधान केवल अपेंडिक्स 1 में बताई गई सीमित अवधियों के रिटायर कर्मचारियों के लिए ही है। 1995 में ओरिजिनल अपेंडिक्स 1 सिर्फ 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 तक रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए ही था। 2002 के संशोधन में भी सीमित अवधि जोड़ी गई। वर्कमैन के लिए 1 नवंबर 92 से 31 अगस्त 1993 और ऑफिसर्स के लिए 1 जुलाई 1993 से 30 अप्रैल 1994। बैंक का स्पष्ट कथन है रेगुलेशन 35(1), अपेंडिक्स 1 और 2002 अमेंडमेंट सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। बैंक के अनुसार यह वन टाइम कैलकुलेशन का प्रोविजन है। पीरियडिक
या वार्षिक अपडेशन का नहीं। बैंक ने एफिडेविट में 3 अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहला, एक मैनेजर जो 31 मार्च 1987 को सेवानिवृत्त हुआ। दूसरा, एक वर्कमैन जो 31 मार्च 1993 को सेवानिवृत्त हुआ। और तीसरा, एक मैनेजर जो 31 जनवरी 1994 को सेवानिवृत्त हुआ। ये गणनाएं ओरिजिनल अपेंडिक्स 1 और संशोधित फार्मूले के अनुसार दिखाई गई हैं। बैंक का मकसद यह दिखाना है कि मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन सही तरीके से दी जा रही है। बाइपर्टाइट सेटलमेंट का जिक्र भी इस एफिडेविट में पीएनबी द्वारा किया गया है। एफिडेविट में 5वें से 12वें बाइपर्टाइट सेटलमेंट और 2nd से 9th जॉइंट नोट्स का विस्तार से उल्लेख है। बैंक कहता है कि जब 10 महीनों की औसत सैलरी 2 सेटलमेंट अवधियों में फैलती है तो आईबीए के सर्कुलर्स और बाद के सेटलमेंट्स में इसके लिए प्रोविजन किए जाते हैं। एफिडेविट में बैंक यह भी कह रहा है कि फैमिली पेंशन को 1 अप्रैल 2021 में 30% समान दर पर किया गया और 2024 में कुछ अन्य विकल्प भी दिए गए। यहाँ पीएनबी यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इतिहास में विभिन्न श्रेणियों के पेंशनर्स को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की विभिन्न राहतें दी गई, यानी कोई भी लाभ सार्वभौमिक नहीं था। हलफनामे में अपेंडिक्स 1 की प्रतियां और उदाहरण संलग्न किए गए हैं। विश्लेषण के अनुसार पीएनबी यह बताना चाहता है कि अपेंडिक्स 1 विशेष परिस्थितियों में ही लागू था, विशेषकर प्रारंभिक पेंशन संरचना और विशिष्ट अवधि के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संदर्भ में। यह तर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ता पक्ष रेगुलेशन 35(1) और उससे जुड़े संशोधनों की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। हलफनामे का एक बड़ा भाग डियरनेस अलाउंस के मर्जर के इतिहास पर आधारित है। पीएनबी ने विभिन्न बाइपर्टाइट सेटलमेंट्स और जॉइंट नोट्स के दस्तावेज संलग्न कर यह दिखाने का प्रयास किया है कि समय समय पर डीए को पेंशन गणना में शामिल करने के अलग अलग सूत्र अपनाए गए हैं। अर्थात पीएनबी यह संदेश देना चाहता है कि पेंशन संरचना स्थिर नहीं थी, बल्कि विभिन्न समझौतों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से बदली जाती रही है। एक्स ग्रेशिया और फैमिली पेंशन का जिक्र भी पीएनबी ने अपने एफिडेविट में किया है। पीएनबी कहता है कि केवल पेंशन अपडेशन पर ही नहीं, बल्कि एक्स ग्रेशिया और फैमिली पेंशन में भी व्यापक सुधार हुए हैं। विशेष रूप से 30% फैमिली पेंशन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत कर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि बैंकों ने पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त सुधार किए हैं। पीएनबी के हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ पीएफओपीज और कुछ पात्र रिजाइनीज को भी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पक्ष न्यायालय को यह दिखाना चाहता है कि पेंशन अपडेशन के अभाव के बावजूद पेंशनर्स को पर्याप्त अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं। लेकिन याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि एक्स ग्रेशिया, फैमिली पेंशन या डीए न्यूट्रलाइजेशन जैसे लाभ पेंशन अपडेशन के विकल्प नहीं हो सकते। पीएफओपीज और रिजाइनीज को पेंशन ऑप्शन में शामिल होने का अवसर देने की दलील पर विश्लेषकों का मत है कि ऐसे लाभार्थियों की संख्या सीमित हो सकती है। इसलिए इस प्रावधान को व्यापक पेंशन अपडेशन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि पेंशनर्स के लिए इस एफिडेविट का क्या मतलब है। यहीं पर पूरा मामला फिर रेगुलेशन 35(1) पर आकर ठहर जाता है। 22 जुलाई 2026 की सुनवाई के दौरान उपलब्ध विवरण के अनुसार माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या रेगुलेशन 35(1) स्वयं पेंशन अपडेशन का आधार प्रदान करता है, और यदि बाद में संशोधन हुए हैं तो क्या उनका लाभ सभी पात्र पेंशनर्स तक पहुंचना चाहिए। पीएनबी का एडिशनल एफिडेविट वस्तुतः इन्हीं प्रश्नों का दस्तावेजी उत्तर देने का एक प्रयास है। बैंक बार बार दोहरा रहा है कि रेगुलेशन 35(1) सार्वभौमिक अपडेशन का अधिकार नहीं देता, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2002-3 के संशोधन के बाद
वेयर एवर एप्लीकेबल शब्द सभी रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होता है। बैंक ने गणनाएं देकर अपनी प्रक्रिया पारदर्शी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन विभिन्न रिटायरमेंट पीरियड्स के बीच में पेंशन में अंतर अभी भी साफ साफ दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि रेगुलेशन 35(1) सिर्फ सीमित वन टाइम अपडेशन है या व्यापक पीरियडिक रिवीजन का प्रावधान है। दोस्तों, यह एफिडेविट बैंक की पुरानी स्थिति को ही मजबूत करता है। पीएनबी ने केवल मौखिक दलीलों पर निर्भर रहने के बजाय विस्तृत दस्तावेजी सामग्री प्रस्तुत की है। उसने अपेंडिक्स 1, डीए मर्जर और बाइपर्टाइट सेटलमेंट को जोड़कर एक ऐतिहासिक कानूनी तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बैंक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि बैंक पेंशनर्स को समय समय पर विभिन्न आर्थिक लाभ दिए गए हैं, इसलिए पेंशन अपडेशन की मांग को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर याचिकाकर्ता पक्ष और पेंशन अपडेशन के समर्थक पक्ष का मुख्य प्रश्न अलग है। उनका कहना है कि मुद्दा यह है ही नहीं कि अन्य लाभ दिए गए हैं या नहीं दिए गए। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशंस, विशेषकर रेगुलेशन 35(1) और उसके बाद हुए संशोधन पेंशन अपडेशन का कानूनी आधार प्रदान करते हैं या नहीं। यही वह प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्टता चाहता दिखाई दिया था। अब अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन 35, उसके संशोधनों और पेंशन अपडेशन की वैधानिक प्रकृति की व्याख्या किस प्रकार करता है। इसलिए अब सभी की निगाहें अगली सूचीबद्ध तिथि पर होंगी। चूंकि यह मामला पार्ट हियर्ड है, इसलिए पहले से हुई बहस और अब दायर एडिशनल एफिडेविट दोनों मिलकर आगे की सुनवाई को प्रभावित करने वाले हैं। याचिकाकर्ता पक्ष को अब इस हलफनामे में प्रस्तुत प्रत्येक तर्क, प्रत्येक उदाहरण और प्रत्येक दस्तावेज का उत्तर देना होगा। यही अगली सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा। अब मामला केवल भावनात्मक या नीतिगत बहस का नहीं रह गया है, यह एक गहन दस्तावेजी और वैधानिक व्याख्या का मुकदमा बन चुका है। यह प्रक्रिया अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि रेगुलेशन 35(1) और अपेंडिक्स 1 पर ही पूरा मामला आकर टिक गया है। यह केस न केवल पंजाब नेशनल बैंक बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के लाखों पेंशनर्स के भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि कोर्ट संशोधन को समान रूप से लागू करने का आदेश देता है तो पेंशन गणना में बड़ा बदलाव होगा। हम सभी पेंशनर्स को धैर्य रखना होगा। हम सभी पेंशनर्स न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 19 या 26 अगस्त की सुनवाई बहुत मायने रखेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या रेगुलेशन 35(1) सभी पर लागू होना चाहिए? क्या यह मामला 19 अगस्त की सूची में शामिल होगा या फिर 26 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताएं। हम इस मामले की प्रत्येक प्रगति पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट उपलब्ध होगा हम उसका तथ्यात्मक विश्लेषण आपके साथ साझा करेंगे। साथियों, यह वीडियो उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेज, AIBPARC परिपत्र और पीएनबी द्वारा दायर एडिशनल एफिडेविट के अध्ययन पर आधारित विश्लेषण है। यह सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक कार्रवाई, अधिकृत प्रतिलिपि अथवा अंतिम निर्णय का विकल्प नहीं है। मामले की अंतिम कानूनी स्थिति केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक आदेश और निर्णय से ही निर्धारित होगी। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी बैंक पेंशनर्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।